नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रजराज रौनक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय दरअसल कला एंड फ्यूचर से आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर। जिस YouTube चैनल पर आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का सिलेबस, जो कि लॉकडाउन के कारण विद्यालय में भी गतिविधियां बंद होने के कारण क्लासरूम में नहीं हो पा रहा है, तो इसी प्रकार और वीडियो को जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अब हम बढ़ते हैं पिछले वीडियो से आगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। ये सब डेरिवेशन हमने फॉर्मूला डेफिनेशन से हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं उसके आगे। तो अगले हेडिंग नोट कीजिएगा जिसका नाम है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। एक बार फिर मैं लिख देता हूं हेडिंग को, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। हेडिंग का मतलब समझिए क्या है कि मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, उसको मैंने किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में लाकर के रख दिया, तो उस विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा और कितना बल आघूर्ण लगेगा, उसकी कैलकुलेशन, उसका मान हमें क्या करना है। तो पहले हम बढ़ते हैं बात कि समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जहां हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है समरूप विद्युत क्षेत्र और एक होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र वो होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एवं दिशा एक समान होती है, जबकि असमरूप विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग होता है और उसकी दिशा अलग होती है, फिर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो आज हमारे पास जो केवल समरूप विद्युत क्षेत्र है उसमें हमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखना है। तो मैंने माना ये है मेरा समरूप विद्युत क्षेत्र, जिसको हमने बात की विद्युत बल रेखाओं में कि समरूप विद्युत क्षेत्र को समांतर विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें यह है मेरा एक विद्युत द्विध्रुव है, ये बिंदु ए बी, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन याद है कि जिसमें परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे के अत्यंत निकट स्थित हों तो इसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव है। और ये विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन डायग्राम बनाइएगा और उसके बाद में लैंग्वेज नोट कीजिएगा। डायग्राम बना लिया, अब लैंग्वेज नोट कीजिएगा। माना एक समरूप विद्युत क्षेत्र, माना एक समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव एबी, विद्युत द्विध्रुव एबी थीटा कोण पर स्थित है, एबी थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन दोनों आवेशों पर बल कितना लगेगा। तो पुराने वीडियोस को याद करो, उसमें हमने देखा था कि जब कोई क्यू आवेश ए विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर QE होता है। F बराबर क्या होता है? QE होता है। और धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो अतः प्लस Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, प्लस Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F1 इज इक्वल टू प्लस का QE, विद्युत क्षेत्र की दिशा में F1 इज इक्वल टू QE, माइनस Q आवेश पर लगने वाला, माइनस Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, माइनस Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F2 इज इक्वल टू माइनस QE। और हमने बात की थी पुराने वीडियोस में
कि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, तो इस पर बल लगेगा इस दिशा में, माइनस का QE। अब चूंकि F1 और F2 लैंग्वेज की नोट कीजिएगा, F1 और F2 परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, और दोनों का परिमाण कितना है, QE। तो परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है, अतः परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि परिणामी बल जोड़ेंगे और परिणामी बल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दिशा से जोड़ देंगे। तो F टोटल निकालेंगे तो F1 प्लस F2, तो QE माइनस QE इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो इस प्रकार समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल का मान कितना होता है, 0 होता है। यहां तक नोट किया, इसके नीचे नोट करेंगे, क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। क्रिया रेखाओं का मतलब ये किस डायरेक्शन के, ये किधर है, इसकी क्रिया रेखा इस दिशा के अनुदिश, इस रेखा के अनुदिश लग रहा है, और ये बल इस रेखा के अनुदिश लग रहा है, तो इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है। तो चूंकि दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग है, अतः इस विद्युत द्विध्रुव में एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, और बल आघूर्ण तो बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। बल कितना है, किसी भी एक आवेश पर बल QE है इंटू लंबवत दूरी, ये बल इस दिशा में, ये इस दिशा में, इन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी, ये मैंने मान लिया क्या है, O, तो लंबवत दूरी हो गई OB, दोनों के बीच की दूरी OB। त्रिभुज OAB में मुझे OB का मान ज्ञात करना है, तो OAB में मैंने मान ज्ञात किया साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और थीटा के सामने भुजा लंब BO और कर्ण कितना AB। तो यहां से BO का मान आ गया AB साइन थीटा, और AB विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम कितनी मानते हैं, 2a मानते हैं। तो यहां से इसलिए BO इतना कितना हो गया, 2a साइन थीटा, BA का मान कितना हो गया, 2a साइन थीटा। इसलिए तो बराबर कितना है, तो बराबर है QE इंटू OB, तो QE का मान, तो QE OB का मान है 2a साइन थीटा। इसको यदि मैं लिखूं Q इंटू 2a को एक साथ लिखा, और E साइन थीटा, Q इंटू 2a विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण PE साइन थीटा, ये हो गया बल आघूर्ण का मान, तो बराबर PE साइन थीटा। ठीक है, वापस देखिएगा बल आघूर्ण कैसे ज्ञात किया हमने। बल आघूर्ण होता है बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी, और एक आवेश पर लगने वाला बल कितना है, Q इंटू E, बलों के मध्य की लंबवत दूरी OB। त्रिभुज OAB में ये कोण थीटा, तो ये भी थीटा, अब कोण थीटा है तो हमने निकाल लिया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान OB, कर्ण का मान कितना 2a, तो OB अपॉन AB। BO का मान हो गया AB साइन थीटा, और AB का मान कितना है 2a, तो 2a साइन थीटा, तो बराबर हो गया Q इंटू 2a साइन थीटा। Q इंटू 2a हमने पिछले वीडियो में देखा था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P का सूत्र होता है, तो ये हो गया PE साइन थीटा। इसी को यदि मैं सदिश रूप में लिखूं तो टो वेक्टर बराबर हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। सदिश रूप में लिखूंगा तो P वेक्टर बराबर हो जाएगा, टो वेक्टर बराबर हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखें तो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो बराबर हो जाएगा PE साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान होता है 0, तो टो का मान हो गया 0। इसे कहते हैं स्थायी साम्यावस्था की स्थिति। याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, विद्युत द्विध्रुव के लिए स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में कोण का मान कितना होना चाहिए। तो स्थायी साम्यावस्था के मान होता है थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो बराबर हो गया 0। स्थायी साम्यावस्था क्यों कहा, क्योंकि इस स्थिति में लगने वाले बल आघूर्ण का मान कितना होता है, न्यूनतम होता है। और यदि तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो,
थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टो बराबर होगा पीई साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो ये हो गया पीई और ये हो गया अधिकतम मान, इसलिए इसे कहते हैं अस्थायी स्थिति, असंतुलन की स्थिति। ठीक है, ये अलग से नोट कर लीजिएगा। थीटा बराबर 0 हो तो स्थायी समवस्था स्थिति कहते हैं और थीटा बराबर 90 हो तो अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं, या फिर कहें असंतुलन की अवस्था कहते हैं। तो ये है हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर लगने वाले बल एवं बल आघूर्ण का मान। बल का मान 0 होता है और बल आघूर्ण का मान टो बराबर होता है पी साइन थीटा। इसमें किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। नोट कीजिएगा, डायग्राम के बाद में डेरिवेशन है, डेरिवेशन के बाद में दो विशेष स्थितियां हैं, एक बार थीटा बराबर 0 डिग्री और एक बार थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, नोट किया, आगे नोट कीजिएगा। अब छोटी छोटी हेडिंग बची हैं जिनको हम देख लेते हैं। आवेश से संबंधित कुछ बातें हैं, तो आवेश के कुछ गुण धर्म है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण धर्म है आवेश का क्वांटीकरण। नोट कीजिएगा अगली हेडिंग, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, नोट कीजिएगा क्या कहता है आवेश का क्वांटीकरण। इसके अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अर्थात यदि माना मैंने किसी वस्तु पर आवेश का मान है Q, किसी वस्तु पर आवेश का मान है Q, तो ये जो Q होगा ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। जहां n क्या है, जहां n बराबर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, केवल पूर्ण संख्याएं ही होंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटीजर नंबर ही होंगे। तो ये है आवेश का क्वांटीकरण। इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु पर आवेश आएगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा आएगा या पूरे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी वस्तु को हमने 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश दे दिया, 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल करके दे दिए, नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा ही किसी वस्तु से निकलता है और पूरा ही किसी वस्तु में प्रवेश करता है। यह है आवेश का क्वांटीकरण की इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये है आवेश का क्वांटीकरण। अगला गुणधर्म लिखिएगा, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता, योज्यता का मतलब योग। तो कहता है किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल बात करूं मैं, ये कोई वस्तु है, इसमें एक कूलम Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है, एक माइनस का Q4 और कहें कि ज्ञात कीजिए इस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, तो Q नेट Q टोटल कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। चिन्ह सहित जितने भी आवेश हैं उन सबको हम चिन्ह सहित जोड़ देंगे तो वो होगा उस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश। इसे कहते हैं आवेश की योज्यता। इसे क्या कहते हैं, आवेश की योज्यता। अगली हेडिंग नोट कीजिएगा, आवेश संरक्षण का नियम। अगली हेडिंग है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम साथ साथ ही नोट करते जाइएगा। इस नियम के अनुसार
कुल आवेश का मान नियत रह सकता है, इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, जबकि कुल आवेश का मान हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो यह है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण के नियम के लिए एक छोटी सी घटना उदाहरण के रूप में बात समझाते हैं। उदाहरण होता है युग्म उत्पादन। उदाहरण के लिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, कुछ भी कोई सी भी घटनाक्रम है, उसमें कुल आवेश का मान हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। एक वस्तु जितना आवेश उत्सर्जित करेगी, दूसरी वस्तु या अन्य वस्तु उतना ही आवेश ग्रहण करेंगी, तो कुल आवेश का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। युग्म उत्पादन की घटना क्या कहती है, जब कोई फोटोन जिसकी ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो। फोटोन कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक पॉजिट्रॉन देता है। यहाँ पर ये विद्युत उदासीन है, इसका मतलब टोटल कोई आवेश नहीं है। तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार क्रिया के बाद इधर भी कोई आवेश नहीं आएगा। और देखिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस का और ये प्लस का, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पर भी कुल आवेश कितना है, प्लस का और माइनस का, टोटल कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर भी आवेश संरक्षण की घटना सिद्ध होती है। इस घटना का कहते हैं युग्म उत्पादन। फिर से नोट कीजिएगा परिभाषा, युग्म उत्पादन क्या होता है, जब कोई फोटोन जिसकी ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। लिखिएगा अगली हेडिंग जिसका नाम है आवेशन की विधियां। लिखिएगा अगली हेडिंग जिसका नाम है आवेशन की विधियां। मतलब आवेशन की विधियों से तात्पर्य हमारा ये है कि हम किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे पास उदासीन वस्तुएं हैं, तो हम उन वस्तुओं को आवेशित कैसे कर सकते हैं। तो आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 घर्षण द्वारा, नंबर 2 संपर्क द्वारा, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है चालन द्वारा, और नंबर 3 जिसका नाम है प्रेरण द्वारा। आवेशन की 3 विधियां, घर्षण द्वारा, संपर्क द्वारा और तीसरी प्रेरण द्वारा। तीनों विधियों को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि तीनों विधियां क्या क्या होती हैं। तो पहली नोट कीजिएगा घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। तो पहली हेडिंग है घर्षण द्वारा आवेशन। तो देखिए घर्षण द्वारा आवेशन क्या हो, नाम में लिखा हुआ घर्षण, इसका मतलब दो वस्तुओं को हमें क्या करना, आपस में उनको रगड़ना है, घर्षण करवाना है। तो परिभाषा क्या होती है इसकी, जब दो अनावेशित वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु पर धनावेश आ जाता है और एक वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। एक आवेशित उदासीन वस्तु, दूसरी उदासीन वस्तु, दोनों को मैंने आपस में क्या करवाया, घर्षण करवाया। तो डेफिनेटली एक पर धनावेश आएगा और एक पर ऋणावेश आएगा। दोनों पर धनावेश नहीं आ सकता, दोनों पर ऋणावेश नहीं आएगा। कोई एक वस्तु होगी जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, उस पर तो धनावेश आएगा, और दूसरी वस्तु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर ऋणावेश आएगा। तो दो अनावेशित वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर एक वस्तु पर धनावेश आता है और एक वस्तु पर ऋणावेश आता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। उदाहरण के लिए बात करूं मैं, छोटी सी बात है, कांच की
छड़ को जब रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है। कांच की छड़ ली, एक रेशम का कपड़ा लिया और उन दोनों को आपस में हमने ऐसे रगड़ा, तो रगड़ने के बाद में कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। तो पहले तो दोनों उदासीन वस्तुएं थी, लेकिन बाद में दोनों ही कैसी हो गई, आवेशित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। एग्जाम्पल के रूप में नोट कीजिएगा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल में बात करूं, ऊन का कपड़ा है, ऊन के कपड़े को यदि प्लास्टिक के साथ रगड़ा जाए, ऊन के कपड़े को प्लास्टिक के साथ रगड़ा जाए तो ऊन के कपड़े पर धनावेश आता है और प्लास्टिक के कपड़े पर ऋणावेश आता है। तो ये एक प्रक्रिया है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन की। अगला नोट कीजिएगा, संपर्क द्वारा या चालन द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन या फिर इसी का दूसरा नाम होता है, इसी को दूसरे नाम से पूछते हैं चालन द्वारा आवेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, जब एक उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। डायग्राम समझिएगा, ये मेरे पास एक उदासीन वस्तु है, तो माफ कीजिएगा आवेशित वस्तु है, ये मेरे पास एक आवेशित वस्तु है। इसके पास में मैंने रखी जो उदासीन है, ये कैसी है, उदासीन है। अब जब मैं इन दोनों को आपस में संपर्क करवाऊं किसी चालन वस्तु के द्वारा, इनको आपस में जोड़ा जाता है तो उदासीन वस्तु में क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। उदासीन वस्तु में क्या आता है, आवेश आ जाता है। और आवेश का गमन तब तक चलता है जब तक कि दोनों पर विभव का मान एक समान ना हो जाए, और उसके बाद में जब इन दोनों का संपर्क में तोड़ दूंगा तो भी दोनों वस्तुएं कैसी रहेगी, उदावेशित ही रहती हैं। तो दोनों वस्तुएं कैसी रहती हैं, आवेशित रहती हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है संपर्क द्वारा आवेशन। पहले एक आवेशित थी, एक उदासीन थी, दोनों को मैंने संपर्कित कर दिया, किस चालक वस्तु के द्वारा जोड़ दिया तो उदासीन वस्तु में भी आवेश आ जाता है, और जब दोनों को अलग कर दिया तो भी उदासीन वस्तु में आवेशित ही रहती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन। अब ये तीसरी विधि जो है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरी विधि जिसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरी विधि जिसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक उदासीन वस्तु है और इसके संपर्क में पास में आवेशित वस्तु लेकर आते हैं। इसके पास में आवेशित वस्तु लेकर आते हैं, लेकिन संपर्क में नहीं लाते हैं, केवल पास में लेकर आते हैं। तो प्रेरण द्वारा इस वस्तु के धनावेश इस उदासीन वस्तु की ओर जाते हैं तो कुछ समय बाद ये स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी। ये जो छड़ है आवेशित ऋणावेशित छड़ है, ये इसमें उपस्थित धनावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और ऋणावेश को अपने से दूर प्रतिकर्षित कर देती है। अब यदि मैं इसको भूत पृथ्वी से संपर्कित कर देता हूं तो ये जो ऋणावेशित है, ये जो ऋणावेश है ये पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगा और इस छड़ पर तो ऋणावेश ही रह जाएगा और इस उदासीन वस्तु पर अब धनावेश आ जाता है। तो इस प्रकार उदासीन वस्तु पर क्या आ गया, एक आवेश आ जाता है। तो ये कहलाता है
प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन की बात फिर समझिएगा। उदासीन वस्तु के पास आवेशित वस्तु लेकर आते हैं लेकिन संपर्क में नहीं लाते हैं। तो जो उदासीन वस्तु के अंदर हम जानते हैं जितने संख्या में प्रोटॉन है उतनी संख्या में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ऋणावेशित क्षण लेकर आया हूं तो इलेक्ट्रॉन इस ऋणावेश की ओर आकर्षित होंगे। तो इस जो उदासीन वस्तु के प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन के पास वाले सिरे पर इकट्ठे हो जाएंगे और जो ऋणावेश है वो दूसरे सिरे पर इससे प्रतिकर्षित हो जाते हैं। अब जब इसको मैं पृथ्वी से संपर्कित कर दूंगा तो ये जो ऋणावेश है ये इससे निकलकर पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाता है और इस सिरे पर भी वस्तु पर केवल धनावेश बच जाता है। तो पूछ लेते हैं संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या अंतर है। तो अंतर ध्यान रखिएगा। पहली बात, संपर्क द्वारा आवेशन में उदासीन वस्तु और आवेशित वस्तु को संपर्क में लाया जाता है जबकि प्रेरण में दोनों को संपर्क में नहीं लाया जाता। दूसरी बात, संपर्क द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर समान प्रकार का आवेश आता है जबकि प्रेरण द्वारा आवेशन में दोनों पर वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार प्रेरण द्वारा आवेशन से भी वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा जो पहला पार्ट था कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का पहला पार्ट जिसका नाम था विद्युत क्षेत्र वो हमारा आज कंप्लीट होता है। अगले भाग में हम देखेंगे दूसरा पार्ट जिसका नाम है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसके लिए हमें पहले पार्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और मैंने आपको पहले पार्ट में बिल्कुल जो डीप नॉलेज था बेसिक काफी हद तक जो डीप नॉलेज था वो सब कुछ आपके सामने उपलब्ध करवाया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे रेगुलर पढ़ते हैं और रेगुलर पढ़ोगे तो आपको ये फिजिक्स के रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सीधे सीधे कंसेप्ट है आसानी से आपको समझ में आएंगे और आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन भी दबा रखा है ताकि आपको तुरंत इस चैनल की अपडेट मिलती रहेगी। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौर में एकमात्र जरिया ऑनलाइन स्टडी हमारे पास बचा है। तो सरकार के जब तक दिशा निर्देश हैं उनका पालना करते हुए हम आपको ऑनलाइन स्टडी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए ताकि आपका सिलेबस में ज्यादा देरी ना हो। धन्यवाद।